सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हमारे साथ नितिन मुरारका जी कनेक्टेड हैं और आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आरबीआई की पॉलिसी के ऊपर। आरबीआई की पॉलिसी से मार्केट पे क्या इंपैक्ट आया और आने वाले दिनों में आपको इस पॉलिसी से मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट दिखने वाला है। अब निफ्टी पर क्या असर पड़ेगा और आपको जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जाननी, उन सारी चीजों के ऊपर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। नितिन जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे गो सेलमेंट शो पर। थैंक यू पुष्कर जी। और देखिए, आज स्टॉक मार्केट के लिए काफी इम्पोर्टेंट डे था। और आज जी। आरबीआई की पॉलिसी आई, और जिस दिन आरबीआई की पॉलिसी आती है उस दिन सुबह से ही सबको इंतजार होता है कि क्या गवर्नर साहब बोलेंगे और कैसे मार्केट रिएक्ट करेगी। तो जी। ओवरऑल देखा जाए तो पॉलिसी लॉन्गर टर्म व्यू के हिसाब से काफी पॉजिटिव पॉलिसी है। बट हम्म। शॉर्ट टर्म में अब क्वेश्चन ये है कि मार्केट में पॉलिसी आने के बाद मार्केट करेक्ट हुई और निफ्टी करीब हम्म। 80-85 पॉइंट गिर गई और बैंक निफ्टी करीब 200 पॉइंट, 250 पॉइंट की करेक्शन हुई। अब क्वेश्चन ये हम्म। होता है कि पॉलिसी जब अच्छी है तो मार्केट क्यों गिरी, शॉर्ट टर्म आउटलुक क्या है, लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या है, क्या यहाँ से मार्केट बजट तक ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो मैं अभी आपको हम्म। बताऊंगा कि आज गिरने के क्या रीजन है और आने वाले समय में लॉन्ग टर्म व्यू क्या बनाना चाहिए हमें इन्वेस्टमेंट में, या एक ओवरऑल मार्केट का क्या आउटलुक लेके चलना चाहिए। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आज मार्केट गिरने के कुछ रीजंस हैं। जैसे 10 बजे के आसपास पॉलिसी स्टार्ट हुई, गवर्नर साहब ने 10 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करी और ये मार्केट 10:35 10:40 के बाद गिरनी चालू हुई। और उसके दो तीन रीजन है जो मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और जिसके कारण मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो जीडीपी फॉरकास्ट है वो 7% के आसपास हमारी कंट्री का था, बट उसे थोड़ा सा डाउनग्रेड कर दिया उन्होंने उन्होंने 6.8 का जीडीपी फॉरकास्ट बताया, जिसके कारण थोड़ा सा जो मार्केट को कम पसंद आई और उससे हल्की सी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई। बट इसे हम बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं मानेंगे क्योंकि ये इन्फ्लेशन के चक्कर में ये थोड़ा ऊपर नीचे किया गया। बट ये है कि ये कारण था जिसके कारण मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। दूसरा, मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो रेट हाइक होगा वो 0.25 बेसिस पॉइंट से 0.35 बेसिस पॉइंट होना चाहिए, और जो गवर्नर हम्म। साहब ने 0.35 बेसिस पॉइंट किया वो हायर साइड आया, यानी कि जो रेट हाइक है वो 0.35 बेसिस पॉइंट हुआ। अब यहाँ हम्म। पे जो मार्केट को नहीं पसंद आया वो ये था कि मार्केट ये सोच रहा था कि आने वाले समय में बहुत ज्यादा रेट हाइक नहीं होगी और कुछ ऐसा स्टेटमेंट आएगा आरबीआई गवर्नर की तरफ से जो ये इंडिकेट करे कि आने वाले समय में रेट हाइक अब नहीं होगी। बट ऐसा कुछ मार्केट को नहीं दिखा, जिसके कारण शॉर्ट टर्म में इंट्राडे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। बट ओवरऑल कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉलिसी से नहीं है, ये हल्की सी रन अप के बाद प्रॉफिट बुकिंग है। कई पॉजिटिव चीजें उन्होंने बताई। उन्होंने ये बताया कि फ्लो ऑफ फंड्स कैपिटल मार्केट में हमारी कंट्री में काफी अच्छी है। लास्ट 2-3 महीनों में एफआईज की तरफ से इनफ्लोज काफी अच्छे आए हैं। प्लस उन्होंने ये भी हमें गाइडेंस दी कि इमर्जिंग कंट्रीज के कंपैरिजन में हमारी जो कंट्री है वो काफी बेहतर कर रही है। खास तौर से इन्फ्लेशन के मामले में भी आरबीआई और फाइनेंशियल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स लेकर के उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश करी है। तो ओवरऑल जो लॉन्गर टर्म आउटलुक उन्होंने दिया वो काफी पॉजिटिव दिया। शॉर्ट टर्म में एक हल्की सी, क्योंकि जीडीपी की जो फॉरकास्ट है वो घटाई गई, मार्केट के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गया, इसलिए हल्की सी ये 80-85 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग आई है। बट मेरे हिसाब से इस डिप को, या अगर कोई हल्की करेक्शन आती है तो उस डिप को एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि बजट सामने है। फरवरी में हमारा बजट आने वाला है। और ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर को, चार्ट्स को देखते हुए भी मैं आपके साथ चार्ट्स भी शेयर करूंगा, जिसको देख के हम्म। ऐसा लगता है कि बजट के आसपास या बजट के बाद हम लोग 19,500 की हम्म। तरफ जा सकते हैं। अभी 18,500 के आसपास हम लोग हैं। तो यहाँ से 1,000 पॉइंट की रैली निफ्टी में बजट और उसके बाद बन सकती है। ये हमें टेक्निकल एनालिसिस से समझ में आ रहा है, और ओवरऑल कोई ऐसा नेगेटिव फैक्टर्स हमें नहीं दिख रहे हैं। इंट्राडे की करेक्शंस को एज हम बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह हम यूज करें। अभी आप बोल रहे हो 19,500, मुझे लगता है कि कई सारे लोग बिल्कुल एकदम से उनके कान खड़े हो गए होंगे जैसे आपने ये फिगर बोला। मतलब अभी मार्केट आप देख रहे हैं कि 19,000 को भी ब्रेक नहीं कर पाया था और हम सीधा 19,500 की बात करें, वो भी आप बजट तक बोल रहे हैं कि जो फरवरी में एक्सपेक्टेड है। तो ये काफी अच्छा मूव रहेगा मार्केट के लिए। अब इसके पीछे आप क्या लॉजिक दे रहे हैं वो तो हम जरूर सुनना चाहेंगे, पर सबसे पहले मैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव से भी बात करना चाहूंगा। आज मैं आपको जी बिजनेस पे भी देख रहा था, आपने एक वहां पे कॉल भी दिया कि 16,000 सॉरी 18,600 का पुट खरीद लीजिए।
तो वो मैं जब मैंने सुना तो मैंने कहा कि आपने वहां पे डायरेक्टली लोगों को बोल दिया, एंड उसके बाद मैंने देखा कि मूव भी आया। तो मैं सबसे पहले वो इंट्राडे का जो आपने ट्रेड दिया उसके पीछे का भी लॉजिक समझना चाहूंगा, एंड फिर हम पोजिशनल ट्रेड की तरफ जाएंगे जो आप चार्ट से समझा पाएंगे। तो सर उसके पीछे लॉजिक क्या था कि आपने बोला 18,600 का पुट खरीद लो, वो भी टीवी पर आके क्लियरली बोल दिया। तो उसका लॉजिक बताइए पहले आप लोगों को प्लीज। देखिए, ये 18,600 की जो पुट ऑप्शन है, ये मैंने 1:32-33 के आसपास जी बिजनेस पे दिया था। और उसके जी पीछे जो लॉजिक था वो दो लॉजिक मैंने यूज किए थे। एक तो पीसीआर डेटा यूज किया था कि पुट और जी कॉल की पोजीशन किस तरीके से बन रही है और उसका रेशियो क्या है। और दूसरा मैंने ओपन इंटरेस्ट का डेटा उसमें कंबाइन किया था कि ओपन इंटरेस्ट में किस तरीके से शॉर्ट बिल्डअप या लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। और मैंने ये स्टडी किया कि 10 बजे से 10:40 तक जब गवर्नर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो उसके बाद से डेटा किस तरीके से मूव आउट किया। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय डेटा बहुत स्टेबल था, कुछ खास नहीं हो रही थी, बट जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई मार्केट में सेलिंग आने लगी। और ऑप्शंस में कॉल राइटिंग, बहुत जबरदस्त कॉल राइटिंग्स वहां पे देखी गई। और साथ साथ ओपन इंटरेस्ट भी निफ्टी में करीब 4-5% का वहां पे एडिशन देखा गया। तो उससे मुझे समझ में आ गया कि मार्केट में ये शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। और फिर 1:32 के आसपास जब मैं शो कर रहा था तो वहां पे मैंने वो पुट ऑप्शंस लोगों को सुझाई, और उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला, टारगेट भी मिले। मेरे पास उसकी क्लिप भी है, अगर आप बोलो तो मैं वो क्लिप भी दिखा सकता हूँ कि क्या उसमें लॉजिक नहीं नहीं, कैसे। लोगों को बिल्कुल दिखाइए एक बार आप, क्योंकि कई सारे लोगों ने आपको लाइव मिस कर दिया होगा। जी। तो वो देख पाएंगे कि आपने जब वो ट्रेड दिया। सर मार्केट अगर आप देखें तो काफी चॉपी हो रहा है, बड़ा इवेंट चला गया है। अब मार्केट में 35 अंकों की नर्वसनेस शेष रह गई है। निफ्टी बैंक हालांकि निश्चित तौर से रिबाउंड करने का भी प्रयास कर रहा है। एक सवाल मेरा होगा कि अगर इंडेक्स में खरीदारी करनी है तो निफ्टी खरीदेंगे कि निफ्टी बैंक? देखिए, थोड़ा वेट करना चाहिए क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है और गुजरात इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी हैं। और आज आरबीआई के पॉलिसी आने के बाद डेटा ने स्ट्रेंथ लूज करी है। यानी कि जब आरबीआई की पॉलिसी आ रही थी तो उस समय बिल्कुल डेटा स्टेबल एंड कांस्टेंट था, बट पॉलिसी खत्म होने के बाद हमें शॉर्ट बिल्डअप दिखा है। और शॉर्ट बिल्डअप में आप देखेंगे तो आज करीब 5% निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। और दूसरी बात, जो 16,600 की कॉल ऑप्शन है उसमें करीब 77 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। 18,700 की कॉल ऑप्शन में 77 लाख, 18,600 की कॉल ऑप्शन में भी 77 लाख। तो कुल मिला के कॉल्स में राइटिंग हुई है। और ऊपर के लेवल पे निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनी है पॉलिसी के बाद। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी वीकनेस आ सकती है और निफ्टी स्पॉट लेवल जो अभी 18,610 के आसपास है, ये गिर के 18,525-550 की रेंज में आ सकता है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो यहां से लग रहा है कि करीब 60-70 पॉइंट की करेक्शन मिल सकती है। कल वीकली एक्सपायरी है तो उसके बाद ही हम बाइंग करेंगे। यहां से अगर ट्रेड लेना है तो मुझे लगता है कि 18,600 की पुट ऑप्शन पे एक बार आप बेट कर सकते हैं, जो अभी केवल 52 रुपए की मिल रही है। 52 रुपीज की पुट ऑप्शन है 18,600 की, जिसका स्टॉप लॉस 30 रुपया होगा और इसके टारगेट 80-85 तक के हो सकते हैं। ऑलराइट, तो खरीदारी नहीं करनी है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको देखिए वीकली एक्सपायरी से पहले गिरावट देखने को मिल सकती है। एक बढ़िया सा ट्रेड सजेस्ट किया गया है। 18,600 की जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन याद रहेगा कि कल एक्सपायरी है तो थोड़ा सा जोखिम है। 52 रुपए के करीब आपको ये जो पुट ऑप्शन है मिल रही है। 30 रुपए का लगाना है स्टॉप लॉस, और 80 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, गिरावट देखने को मिलेगी। तो देखिए पुष्कर जी, इसमें मैंने दोनों लॉजिक शेयर किए हैं कि जो हम ट्रेड ले रहे हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है। ओपन इंटरेस्ट का एडिशन, जी और दूसरा जो कॉल राइटिंग हुई है वो पीसीआर से हम निकालते हैं। और इनफैक्ट जी अगर आप देखेंगे तो जो टारगेट लेवल था 18,525, तो आज का लो है 18,528। और निफ्टी जो पुट ऑप्शन है जो 50-52 में ली, उसका हाई है 79.85, तो अप्रोक्सीमेटली वो टारगेट के आसपास चली गई। तो बड़े सिंपल लॉजिक्स हैं। इस लॉजिक को समझ के कोई भी एक इंडिविजुअल ट्रेडर अगर ये थोड़ा सा लॉजिक समझ ले तो वो अपनी ट्रेडिंग को काफी रिफाइन कर सकते हैं। और डे टू डे बेसिस पे आप प्रॉफिट ऑप्शन से बना सकते हो। अगर आप पीसीआर को थोड़ा सा अच्छे से समझ लो, उसको आप यूज करना सीख जाओ, तो प्रॉफिट बन सकता है। तो पीसीआर इवेंट के दिन पे और अच्छी तरीके से काम करता है। वैसे तो मैं देख रहा हूँ कि पीसीआर की भी लगातार एक्यूरेसी दिख रही है मुझे मार्केट में, बट आज इवेंट वाले दिन तो अच्छी एक्यूरेसी थी काफी। देखिए, पीसीआर इवेंट में तो बहुत अच्छा काम करता है। जैसे मान लीजिए आरबीआई की पॉलिसी हो या फिर कल गुजरात इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं, तो क्या होता है, रिजल्ट्स
आने के बाद, यानी कि कोई भी इवेंट के आउटकम के बाद आप ये ट्रैक करो कि इवेंट जब चल रहा है तो उस समय क्या हो रहा है, क्योंकि जब इवेंट चलता रहता है तो बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स उस समय एक्टिव होते हैं, और इवेंट जैसे ही खत्म होता है बहुत बड़ी पोजीशंस मार्केट में बनती है। तो इवेंट खत्म होने के 15-20 मिनट के अंदर का अगर आप डेटा ट्रैक कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से डेटा पैन आउट हुआ है, और फिर वो पूरे दिन उसी हिसाब से मार्केट मूव करती है। तो बिल्कुल आपने राइट क्वेश्चन पूछा कि इवेंट के समय पीसीआर का डेटा बहुत अच्छा काम करता है। और दूसरा एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स 20 के नीचे हो तो पीसीआर की एक्यूरेसी 70% से ऊपर चली जाती है, और जब विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स 25 से ऊपर चला जाएगा तो पीसीआर की एक्यूरेसी 60% से नीचे आ जाती है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी विक्स जो है वो 13-14 है, बिल्कुल स्टेबल विक्स है मार्केट में, इसलिए पीसीआर की डेटा की एक्यूरेसी और ज्यादा अभी देखी जा रही है। तो सर एक बार आप पीसीआर का डेटा दिखाएंगे, बिकॉज लोगों को भी समझ आएगा ये चीज। आज सुबह से मैं देख रहा था आपका पीसीआर भी, मैंने देखा आपके सॉफ्टवेयर में, तो पीसीआर सुबह से ही नेगेटिव था। मतलब ये क्लियरली दिख रहा था कि आज खरीद के नहीं चलना है, आज बेच के चलना है। जी सो बिल्कुल इंट्राडे के लिए आज इस डेटा ने काफी अच्छा काम किया। इनफैक्ट जब पॉलिसी आरबीआई की तरफ से सामने आ रही थी तो पीसीआर और ज्यादा गिर गया था। देखिए, डेटा जो हम लोग यूज करते हैं 9:30 ऑनवर्ड्स यूज करते हैं पीसीआर की कैलकुलेशन, तो कई बार आपके साथ हम वीडियो बना चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे व्यूअर्स को आइडिया होगा कि पीसीआर कैसे कैलकुलेट होती है। बट पीसीआर को जो हम ट्रैक करते हैं वो 9:30 ऑनवर्ड्स ट्रैक करते हैं। पीसीआर देखिए सुबह ओपनिंग में 0.49 था। अब 0.49 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कॉल की पोजीशन पुट की पोजीशन से बहुत ज्यादा है, तभी ये रेशियो लेस देन 1 है। पीसीआर का मतलब क्या होता है? पुट की पोजीशन डिवाइडेड बाय कॉल की पोजीशन, ऐसे हम पीसीआर कैलकुलेट करते हैं। अगर कॉल का आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा और पुट का कम होगा तो रेशियो 1 से कम हो जाती है। ये अब हम यहाँ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, पे राइट? जो यस आपके बिल्कुल सॉफ्टवेयर हम में आता है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। अब ये क्योंकि ये 9:30 में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं लोगों को बताना चाहूंगा, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये है कि आप ये समझिए कि पॉलिसी आई और लोगों ने उसी वक्त कॉल बेचने शुरू कर दिए, तो मार्केट को ऊपर बढ़ने नहीं देना है। तो कुछ इस तरीके से अगर कॉल की तरफ ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो ये वो आपको पीसीआर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एम आई राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि पॉलिसी आने के बाद डेटा बनता है, बट आज ऐसा हुआ कि पॉलिसी आने के पहले से ही डेटा बन रहा था। मार्केट 9:30 खुली और मार्केट को ये पता था कि मार्केट में वीकनेस आ सकती है, इसलिए 9:30 ऑनवर्ड्स ही डेटा में स्ट्रेंथ नहीं थी। पीसीआर 0.4946, फिर जब पॉलिसी के दौरान यानी 10 बजे से आप देखें 10:45, इस बीच में 0.53 से 0.70 के आसपास इसी रेंज में रही, बट लेस देन 1 था। इसका मतलब राइट। क्या हुआ कि मार्केट के जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं उनको ये आइडिया था कि कुछ ना कुछ करेक्शन बन सकती है, इसलिए पीसीआर ओपनिंग से ही नेगेटिव था। कई बार ऐसा भी हम देखते हैं कि पॉलिसी आने के बाद डेटा बहुत स्ट्रांगली चेंज होता है, बट आज तो क्लियर था कि पॉलिसी आने के पहले से ही डेटा नेगेटिव था। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो मार्केट सुबह 20 पॉइंट प्लस थी और वो 80-90 पॉइंट माइनस चली गई। तो अगर हम पुट में ट्रेड कर रहे होते तो हमें नहीं, बहुत जब ये अच्छा पीसीआर प्रॉफिट। सर, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जब ये 049 से 70 तक गया तब तक मार्केट में कुछ खास गिरावट नहीं आई थी। बट जैसे ही ये, मैं ये बताना चाहूंगा, ये 11-15 के टाइम पे एकदम से जो 32 से 0.08 हुआ, दिस वाज शॉकिंग कि बिल्कुल देखिए ये एकदम से ही इन पीसीआर चेंज हो गया। इनफैक्ट पुष्कर जी 10:45 पे राइट राइट, 0.70 था, और उसी के बाद आधा हो गया। 10:45 पे प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नर साहब ने थैंक यू बोला, और 11 बजे ये पीसीआर स्ट्रेट 0.32 आ गया। ये जो 0.5 का यहाँ पे डिप आया यही सिग्नल था कि मार्केट में बहुत बड़ी पोजीशन सेलिंग हुई है। इनफैक्ट हम ये राइट। डेटा एवरी 5 मिनट भी पब्लिश करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप 15 मिनट में ही देख सकते हो। तो आप और क्लोजली अगर इसको मॉनिटर करते हैं तो ये देखिए ये डेटा इनफैक्ट 10:50 10:55, ये देखिए यहाँ पे ये डेटा फास्ट गिरने लग गया और यही सिग्नल मिल गया कि मार्केट में कुछ बड़ी पोजीशंस बन रही है। तो बेसिकली ये जो डेटा है ये मार्केट की पोजीशंस को ट्रैक करता है और उसके बेसिस पे आपको इंटरप्रिटेशन देता है, और काफी लीडिंग इंडिकेटर है पीसीआर। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 70% एक्यूरेसी मिलती है। जब विक्स कम है 20 से तो एक्यूरेसी काफी अच्छी मिलती है इसकी। राइट। आप लोग अगर इस सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो ये बेसिकली एसएमसी की तरफ से ऑटो रेंडर एक सॉफ्टवेयर है, एंड काफी अच्छा वर्क करता है। मतलब अगर आप रेगुलरली इंटरडे ट्रेड करते हैं तो आपको पीसीआर काफी हेल्प करेगा।
सर अब आ जाते हैं हम चार्ट पर, जो आप चार्ट शेयर कर रहे थे, जिसके बेसिस पे आप ये बोल रहे थे कि निफ्टी आपको दिख रहा है कि 19,500 की तरफ जा सकता है, तो उसके पीछे का भी लॉजिक और जो टेक्निकल्स हैं वो लोगों का शेयर कीजिए। अब देखिए, मैंने अभी आपके सामने निफ्टी का मंथली चार्ट खोला है, निफ्टी का मंथली चार्ट खोला है। अब ये जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि निफ्टी में करीब 17,500-600 के आसपास का ये मंथली ब्रेकआउट हुआ है। अगर आप मंथली जी चार्ट देखें तो एक मेजर कंसोलिडेशन था इस रेंज में। ये जो रेंज है ये पूरा निफ्टी का साइडवेज कंसोलिडेशन जोन था। कंसोलिडेशन का मतलब हम ये मानते हैं कि निफ्टी बहुत दिनों तक एक रेंज में ट्रेड हुई, और वो रेंज का हाई और उस रेंज का लो है अप्रोक्सीमेटली 15,200 के आसपास, जो इस लेवल के आसपास आता है, 15,200 के आसपास। और इस रेंज का हाई आप मानेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आप ये मान के चलें कि 18,000 के आसपास का हाई है। जी तो ये रेंज का हाई लो नियरली 2500 पॉइंट की रेंज हो गई। और ये एक चैनल भी हम देख रहे हैं, इसे आप फ्लैग भी बोल सकते हैं। ये देखिए झंडे जैसा हमें दिखेगा कि ये एक फ्लैग है, और फ्लैग का ये कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद ये ब्रेकआउट हो गया। तो जो टेक्निकल अगर आप स्टडी करेंगे और फ्लैग पैटर्न को आप समझने की कोशिश करेंगे कि फ्लैग क्या होता है, तो फ्लैग इज अ कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन, यानी कि जो ट्रेंड चल रहा है उसी को कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन हम फ्लैग को बोलते हैं। और जब फ्लैग का ब्रेकआउट होता है तो उसके जो टारगेट्स क्या होते हैं, जो फ्लैग बना है, यानी कि जो फ्लैग का हाई और लो है उसकी जितनी डेप्थ है कम से कम उतना हम टारगेट मान के चलते हैं। तो अभी हमने ये कैलकुलेट किया कि जो फ्लैग है उसका हाई लो कितना है, करीब करीब 2500 पॉइंट है। और फ्लैग का ब्रेकआउट लेवल कितने पे है, करीब ये 17,800 से 18,000 की रेंज में है। तो अगर आप 17,800 से 2500 पॉइंट ऐड कर देते हैं तो आपका अप्रोक्सीमेटली कितना आता है, 20,000 के आसपास के टारगेट आते हैं, जो नेक्स्ट ईयर 20,000 तक। 2023 में आने चाहिए। यानी कि यहां से कम 12-13% की तेजी बोल रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं, जो 2023 में आना चाहिए। अब क्या है, बजट तक हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि मार्केट 19,300 19,500 की तरफ बजट के आसपास या उसके बाद जाने की कोशिश करेगा। ओवरऑल जो टेक्निकल सेटअप है वो काफी स्ट्रांग है। अब कई लोगों का ऐसा मानना है कि मार्केट बहुत बढ़ चुकी है, करेक्शन आ सकती है। हो सकता है करेक्शन आ जाए, बट करेक्शन कितनी आएगी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखें तो मार्केट में ये ब्रेकआउट लेने के बाद मार्केट में अगर बहुत ज्यादा भी कुछ करेक्शन आ जाए तो 18,200 18,300 से ज्यादा मार्केट करेक्ट नहीं करेगी, और वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अभी हम लोग 18,500 के आसपास हैं। दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी में बजट आएगा, तो दिसंबर में अगर कोई करेक्शन हमें 100-200 पॉइंट की यहाँ से मिलती है, मैं मान के चलता हूँ 200 पॉइंट की अगर करेक्शन मिलती है जो 18,300 के आसपास की होगी, तो वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। टारगेट आपका 19,000 19,500 होना चाहिए। क्यों? और ये करेक्शन आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, क्योंकि अगर आप ये ट्रेंड देख रहे हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। ये मंथ ऑन मंथ का कैंडलस्टिक चार्ट है, मंथ ऑन मंथ। और करेक्शन अगर आती है तो ये रिट्रेसमेंट होगा, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट अगर आप देखेंगे तो हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट 18,200 तक आ सकता है। वो भी पॉसिबल भी है, पॉसिबल भी नहीं है। मेरा अपना मानना है कि बहुत ज्यादा करेक्शन मार्केट में नहीं आएगी, और मार्केट दिसंबर एक्सपायरी हल्की थोड़ा स्लो चलेगी, फिर जनवरी एक्सपायरी से मार्केट में रैली बननी चालू होगी, और हम लोग 19,200 300 बजट के आसपास पहुंच जाएंगे। तो ये लॉजिक्स है, ये टेक्निकल फॉर्मेशन जो मुझे दिख रहा है, जिसके बेसिस पे मैंने ये कमेंट्री आपको पुष्कर जी दी थी कि बजट के आसपास मार्केट नए हाईस में रहेगी। दूसरा रीजन ये भी है कि देखिए विक्स जो है, विक्स इंडेक्स अभी 14 के आसपास है, यानी कोई ऐसा फियर नहीं दिख रहा है। अब कई लोगों का यह मानना है कि विक्स 13-14 है तो विक्स कभी भी बढ़ सकती है। तो जब विक्स बढ़ेगी तो हमें वो सिग्नल मिलेंगे, अभी तो नहीं मिल रहा है ना। अभी तो विक्स 13-14 है, तो हम प्रेजेंट को देखते हैं कि विक्स 14 है, यानी मार्केट स्टेबल है, मार्केट में कोई पैनिक नहीं है। बट जब विक्स बढ़नी चालू होगी, 18 19 20 आएगी, तो मार्केट सिग्नल देने लग जाएगा कि नहीं कुछ प्रॉब्लम्स है। बट अभी कुछ प्रॉब्लम्स विक्स से भी नहीं दिख रही है, वो भी हमें सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, मार्केट में स्टेबिलिटी है, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। तीसरा पॉइंट, अगर आप वर्ल्ड मार्केट्स के चार्ट्स को देखें, जैसे नैस्डैक का, डॉ जोन्स का, एसएनपी के, निकाई, हैंगसेंग, जितने भी वर्ल्ड मार्केट है, यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट, उनके भी चार्ट्स देखेंगे तो वो भी एक बॉटमिंग फॉर्मेशन में है, बहुत ज्यादा वहां भी वीकनेस नहीं दिख रही है। बार बार नीचे से वर्ल्ड मार्केट बाउंस कर रहे हैं, तो वहां से भी हमें एक सपोर्ट मिलता रहेगा। तो ओवरऑल
और दूसरी बात, जैसे आज आरबीआई गवर्नर की पॉलिसी से भी कई ऐसे पॉइंट्स निकल के आए हैं जो लॉन्ग टर्म आउटलुक मार्केट को पॉजिटिव बनाता है। तो कुल मिला के अगर मैं समराइज करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग 19,500 की तरफ बजट के बाद यानी कि फरवरी से मार्च तक पहुंच सकते हैं। क्या बात है सर। तो आई होप लोगों को एक क्लैरिटी मिल गई होगी, एक लॉन्ग टर्म विजन निफ्टी के लिए, मार्केट के लिए क्लियर हुआ होगा। और आरबीआई की आज आपने पॉलिसी को पूरी तरीके से डिकोड कर दिया है। जिन लोगों को बड़े सिंपल शब्दों में समझना था, आई होप उन्हें समझ आ गया होगा। आपने पीसीआर की भी इंपॉर्टेंस पे काफी फोकस किया है, तो आई होप लोग आज से पीसीआर को भी फॉलो करेंगे अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। एंड अगर आप लोग नितिन जी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नितिन सर का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो भी सर का पेड ग्रुप है, प्रीमियम ग्रुप है। तो अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं उस ग्रुप का तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो नितिन जी, आज टाइम देने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। इसी तरीके से अगर लोगों के और सवाल आएंगे तो वो हम आपको कन्वे करेंगे और आपका टाइम लेने की दोबारा कोशिश करेंगे। एंड पुष्कर जी, एक बाकी पॉइंट मैं, जैसे आपने टेलीग्राम चैनल के बारे में बताया, तो उसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं कि देखिए हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें जैसे जैसे हमने ये सुना होगा कि पायलट्स जब फ्लाइट को उड़ाते हैं तो उनको एक चेकलिस्ट साइन करनी होती है। और उस चेकलिस्ट में क्या होता है, वो ये चेक करते हैं कि भाई लैंडिंग गियर उनकी ठीक है कि नहीं, फ्यूल टैंक फुल है कि नहीं, डोर्स जो है वो प्रॉपरली क्लोज है कि नहीं, ठीक है, जो लाइट्स हैं वो प्रॉपरली ऑन ऑफ हो रही है कि नहीं, जो उनके कम्युनिकेशन सिस्टम है दैट इज वर्किंग और नॉट। तो ये एक पायलट की चेकलिस्ट होती है। अब जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो आप ये मान के चलो कि आप भी एक बहुत बड़ी सी जहाज कोई उड़ा रहे हो, एंड यू आर जस्ट एक्टिंग लाइक अ पायलट। तो आपके पास भी एक मार्केट की चेकलिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि जब आप चेकलिस्ट क्यों होती है, चेकलिस्ट इसलिए होती है कि आप मिस्टेक्स को अवॉइड कर सको। जब आपको हो सकता है सब कुछ आता हो फिर भी मिस्टेक्स मार्केट में इमोशनल इंबैलेंस के कारण हो जाती है। तो जो हम टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उसमें हम चेकलिस्ट प्रॉपर फॉलो करते हैं, और हमारा डेरिवेटिव डेटा के 16-17 चेकलिस्ट हैं। वो जब चेकलिस्ट इंडिकेट करते हैं कि बाय, तभी हम बाय एंट्री करते हैं, और वो चेकलिस्ट इंडिकेट करते हैं सेल, तभी हम इंडिकेट करते हैं। जैसे हमने अभी पीसीआर डिस्कस किया, वो वन ऑफ द चेकलिस्ट है। विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स, दैट इज द सेकंड चेकलिस्ट। अब पीसीआर के भी कई डेरिवेशंस हो सकते हैं। पीसीआर एट द मनी, आउट ऑफ मनी, इन द मनी, उसको भी कई तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो हम वो कई तरीके से उसको हम चेक करके फिर ही हम एंट्री करते हैं और उसके ऊपर हम ट्रेड लेते हैं। और अगर आप वो चेकलिस्ट पे मैं एक बार आपको जस्ट दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से वो चेकलिस्ट काम करती है। जैसे ये आज की चेकलिस्ट है। अब इसमें हम ये भी ट्रैक करते हैं कि जो बिगर हैंड्स हैं या स्ट्रॉन्गर हैंड्स हैं, यानी एफआईज, वो किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। वो बाय बाय ट्रेड्स ज्यादा डाल रहे हैं या सेल ट्रेड्स ज्यादा डाल रहे हैं। एक बास्केट हम ट्रेड करते हैं कि मार्केट में बड़े स्टॉक्स की बास्केट बाइंग हो रही है या बास्केट सेलिंग हो रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपको डेटा कहीं पे भी नहीं मिलेगा। फिर हम वीवैप्स के भी डेरिवेशंस को ट्रैक करते हैं। ग्रीक्स हैं, स्क्यूनेस है, वोलेटिलिटी का जो स्क्यूनेस है यानी वोलेटिलिटी बायस्ड कॉल की तरफ है या पुट की तरफ है, इन डेटा को हम ट्रैक करते हैं। इनफैक्ट रोल ओवर डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि रोल ओवर्स किस तरीके से हुए हैं। जैसे नवंबर से दिसंबर का जो रोल ओवर्स है वो पॉजिटिव रोल ओवर्स है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल ट्रेंड इससे हमें निकल के आता है पॉजिटिव है। वर्ल्ड इंडिकेटर्स को हम ट्रैक करते हैं। वर्ल्ड इंडिकेटर्स में क्या आता है कि वर्ल्ड के सारे मार्केट्स, रुपी डॉलर आ गया, क्रूड आ गया, गोल्ड आ गया, उनसे पूरा एक हम कंक्लूजन निकाल के आते हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट्स के क्या ट्रेंड है। तो जब आप इन चेकलिस्ट के थ्रू ट्रेड करोगे तो आपके मिस्टेक्स, एरर के चांसेस कम हो जाते हैं और आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आप डिसिप्लिन्ड वे में ट्रेडिंग करते हो। तो हम टेलीग्राम चैनल में इन चेकलिस्ट को यूज करते हैं और इसके बेसिस पे जो सिग्नल्स आते हैं हम उसमें ट्रेड करते हैं। जी। तो सर, ये जो आप ट्रेड्स देते हैं, आपने बताया कि आपके प्रीमियम चैनल पे वो ट्रेड सारे के सारे इन चेकलिस्ट के बाद ही लोगों के पास पहुंचते हैं। बिल्कुल। और एक और चीज हम लोगों ने ये प्रैक्टिकली फाइंड किया है कि इस चेकलिस्ट को हम लोगों ने बैक टेस्ट किया। तो बैक टेस्ट में ये फाइंड किया कि अगर हम इस चेकलिस्ट को 11 बजे के पहले ट्रेड करें तो मेरी एक्यूरेसी 55% ही केवल आ रही है, ओनली 55%। बट जब मैं इसे 1 बजे के बाद यूज कर रहा हूं तो एक्यूरेसी लेवल इज 77%। यानी कि 1 बजे के बाद जब हम ट्रेड लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस चेकलिस्ट, तो हमारी एक्यूरेसी 10 में से 7.5 ट्रेड हमारे सही बैठ रहे हैं। और इनफैक्ट लास्ट नवंबर महीने में हमारी जो टेलीग्राम चैनल की एक्यूरेसी आई है वो 80% प्लस एक्यूरेसी आई है। अक्टूबर और सितंबर में जरूर कम हुई थी, क्योंकि हम लोग उस समय चेकलिस्ट को यूज नहीं कर रहे थे।
बट नवंबर में हमने चेकलिस्ट पे ट्रेड किया तो हमारी एक्यूरेसी 80% प्लस आई है। आज भी इसी चेकलिस्ट के बेसिस पे 1 बजे के बाद हम लोगों ने ट्रेड लिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे ये ट्रेड है बाय निफ्टी 18600 की पुट ऑप्शन 1:07 पे। तो ये चेकलिस्ट हम हर 10 बजे से ट्रैक करते हैं, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, बट हम ट्रेड 1 बजे लेते हैं। हम नजर रखते हैं कि क्या डेटा बन रहा है, बट हम ट्रेड को इनिशिएट 1 बजे करते हैं। और हमारा टारगेट ये होता है कि दिन के हमें एक लॉट में अगर 1000-1500 रुपया मिल जाए, बाकी आप नंबर ऑफ लॉट्स आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, बट एक लॉट में 25 से 30 पॉइंट मिलता है तो हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। क्या बात। ठीक है सर, आई होप जिन लोगों को आपका प्रीमियम जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें इंटरेस्ट होगा वो इसे डेफिनेटली सब्सक्राइब कर पाएंगे। एंड जिन लोगों को ट्रेड कॉल्स चाहिए तो उन्हें एक ऑथेंटिक सोर्स से वो ट्रेड कॉल्स मिल पाएंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच नितिन जी। एंड आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे ये इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं अपना प्यार देने के लिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए जिससे आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।